हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ज़फ़र अली। इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट 4 करेंगे हम। जूस जो हैं इनको होली लैंड से निकाला जाएगा। रोमन एम्पायर जो कि उस टाइम दुनिया का रिचेस्ट एम्पायर था, रोमन एम्पायर इनको एक्सपेल कर देगा अपनी होली लैंड से या फ़लस्तीन या इसराइल से, और उसके बाद जो है वो पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, माइग्रेट करके चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो जूज़ हैं वो आज से तकरीबन 2000 साल पहले इनको अपनी लैंड से, इसराइल से निकाला गया था या फ़लस्तीन से, और 2000 साल तक इनको अपना मुल्क वापस नहीं मिलेगा। इनकी अपनी जो लैंड है, जिसको वो मानते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू द कोवेनेंट, ये लैंड हमारे साथ खुदा ताला ने प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस के तहत जो है वो लैंड हमारी है, तो इस लैंड से इनको रोमन्स निकाल देंगे। अच्छा, आगे जाके रोमन एम्पायर खुद ही जो है वो क्रिश्चियनिटी, जो एक नया रिलीजन उस टाइम आया था, या जुडाइज़म का एक सेक्ट था, जो आगे जाके एक नया रिलीजन बन जाएगा, जो कि आजकल दुनिया का लार्जेस्ट, पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट रिलीजन है। तो रोमन एम्पायर भी क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर अब ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई कि जो जूज़ हैं वो आज से 2000 साल पहले फ़लस्तीन से निकल जाएंगे। उसके बाद क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के तकरीबन 500 500 571 571 एडी में, या जिसको एडी को कामन एरा भी कहते हैं, कामन एरा इसको एडी भी कहते हैं, इसको सी भी कहते हैं, कामन एरा 571, मतलब आज से तकरीबन कोई 1450 साल पहले जो है मक्के में, मक्का जो सिटी है सऊदी अरेबिया का, मक्के में होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होगी। उनकी पैदाइश के बाद 40 साल के बाद उनको नबूवत मिलेगी। नबूवत मिलने के बाद जो है मदीना में वो रियासत कायम करेंगे। मदीना में रियासत कायम करने के बाद होली प्रॉफिट के बाद जो उस रियासत के जो हुक्मरान होंगे वो चार खुलफाए राशिदीन के ज़माने में, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जो है वो यरूशलेम मुसलमान फतह करेंगे। अब यरूशलेम मुसलमान फतह करेंगे, इसका मतलब है कि सारी होली लैंड जो है वो मुसलमानों के कब्ज़े में आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जूस है वो तो यहाँ से आज होली प्रॉफिट के टाइम से 500-550 साल पहले ही वो निकल गए थे, और वो लैंड जो थी वो रोमन्स के पास थी, और रोमन्स के बाद ये लैंड किसके कब्ज़े में आएगी? मुसलमानों के कब्ज़े में आएगी, क्योंकि अब मुसलमान 571 के बाद, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद, 40 साल की नबूवत मिलने के बाद जो है वो एक मुस्लिम इस्लाम नया मज़हब आएगा, और उसमें जो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है वो इस यरूशलेम की लैंड को कॉन्कर करेंगे, और ये मुसलमानों के कब्ज़े में रहेगा, यरूशलेम और फ़लस्तीन। फ़लस्तीन जो है वो मुसलमानों के लिए भी होली है, क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़ा था पार्ट 1 में कि यरूशलेम के 4 क्वार्टर्स हैं। एक उनका जो एक क्वार्टर जो है वो मुस्लिम क्वार्टर है, जिसमें मस्जिद अक्सा है और डोम ऑफ रॉक है। दूसरा क्वार्टर जिसमें वेस्टर्न वॉल है, ज्यूश क्वार्टर्स को कहते हैं। और तीसरा क्वार्टर जो है वो रोमन क्रिश्चियंस का है, जिसको क्रिश्चियन क्वार्टर कहते हैं। और चौथा क्वार्टर अर्मीनियन क्वार्टर है। अच्छा, तो अब क्या है कि ये जो होली लैंड है या फ़लस्तीन की लैंड है, ये उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कानकर करने के बाद जो है ये होली लैंड तकरीबन 1948 तक मुसलमानों के कब्ज़े में रहेगी। 1948 तक मुसलमानों के कब्ज़े में रहेगी। इसमें कुछ ब्रेक था, मतलब जैसे 1099 एडी, इसमें क्रूसेडर्स आए थे। क्रूसेडर्स ने यरूशलेम मुसलमानों से छीन लिया था, और फिर इस टाइम से तकरीबन 1187 एडी तक ये जो एरिया था, इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ क्रिश्चियंस। और ये क्रिश्चियंस कौन थे? इनको क्रूसेडर्स कहा जाता है। क्रूसेडर्स क्या हैं ये थोड़ा बता दूं। क्रूसेडर्स जो हैं वो क्रिश्चियंस थे। और क्रूसेडर्स क्या चाहते थे, क्योंकि पहले ही हमने डिस्कस किया है कि फ़लस्तीन की जो लैंड है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, इट इज़ आल्सो होली फॉर क्रिश्चियंस, क्योंकि क्रिश्चियंस की जो होलीस्ट साइट है, चर्च ऑफ होली सेपल्चर, वो भी इसी यरूशलेम में ही है। तो जैसे यहूदी चाहते हैं कि यरूशलेम हमारे पास रहे, या जैसे मुसलमान चाहते हैं कि मस्जिद अक्सा की वजह से यरूशलेम हमारे पास रहे, इसी तरह क्रिश्चियंस भी चाहते हैं कि उनका जो चर्च है, चर्च ऑफ होली सेपल्चर, इसकी वजह से वो चाहते हैं कि ये हमारे लिए भी होली लैंड है और ये हमारे पास होनी चाहिए। तो मतलब तीनों मज़हब जो हैं, इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है या जुडाइज़म है, इन तीनों जो मज़ाहब हैं, इन तीनों मज़ाहब का जो है वो आपस में कंपटीशन है यरूशलेम के लिए। तीनों मज़ाहब जो हैं वो कम्पीट करते हैं। तो अब जैसा कि 610 के बाद, 630 के बाद, क्योंकि उमर रज़ी अल्लाह तआला ने 630 के बाद यरूशलेम को फतह किया था, और 630 के बाद जो है वो यरूशलेम मुसलमानों के कब्ज़े में था। 630 के बाद यरूशलेम जो है वो मुसलमानों के कब्ज़े में था, 630 से लेके 1099 एडी तक। उसके बाद फिर जो है इसमें एक ब्रेक आएगा, और ये जो ब्रेक होगा ये 1099 से लेके 1187 एडी तक, ये तकरीबन कोई 88 साल बन रहे हैं। 88 साल ये जो है यरूशलेम का सिटी जो है ये कब्ज़े में रहेगा क्रूसेडर्स में के कब्ज़े में, या क्रिश्चियंस के कब्ज़े में। अच्छा, ये जो रेड है, रेड कलर है, ये फॉर मुस्लिम्स, और ग्रीन कलर जो है फॉर क्रूसेडर्स।
उसके बाद फिर 1187 में सलाहुद्दीन अयूबी यरूशलेम को फिर से रिकॉन्कर करेंगे और ये मुसलमानों के कब्ज़े में आ जाएगा। और 1187 से लेकर तकरीबन वर्ल्ड वार वन तक, मतलब वर्ल्ड वार वन के एंड तक, मतलब हम 1917 या 1918 कर देते हैं, तो ये 1918 तक यरूशलेम मुसलमानों के कब्ज़े में था। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो यरूशलेम की लैंड है, इसकी थोड़ी सी टाइमलाइन में बैक में जाता हूँ कि इसकी यरूशलेम की टाइमलाइन कि यरूशलेम या होली लैंड या फ़लस्तीन जो भी आप कहें, ये जो था ये इसको पहले किनान कहते थे और इसमें याकूब अलैहिस्सलाम और उसका ख़ानदान रहता था। और उसके बाद जो है फिर जो किनानी लोग हैं ये इजिप्ट में माइग्रेट हो गए। इजिप्ट में वो 300-400 साल रहेंगे। 300-400 साल रहने के बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम इनको लीड करेंगे वापस कोवेनेंट के तहत, और ये वापस आएंगे होली लैंड में। और इस होली लैंड में 1000 BC में, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले ये जो वापस आएंगे केनान में, इनके 12 ट्राइब्स यूनाइट होंगे और मुल्क बनेगा किंगडम ऑफ इसराइल या किंगडम ऑफ जूडा। वहाँ पे उनका टेंपल बनेगा जिसको टेंपल ऑफ सुलेमान कहते हैं। तो ये 1000 BC से तकरीबन 500 BC तक ये जूस के पास रहेगा यरूशलेम। 500 BC में फिर 500 BC या 600 BC अराउंड, मतलब वो 100 साल 150 साल का फ़र्क नहीं होता। इसमें यरूशलेम पे जो असारियंस भी कब्ज़ा करेंगे, इस पे बेबीलोनियंस भी कब्ज़ा करेंगे, इस पे पर्शियंस भी कब्ज़ा करेंगे। ये तीनों अलग अलग एम्पायर से। बेबीलोनिया ये एक सिटी था, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। बेबीलोनिया जिसको हम बाबुल कहते हैं, बाबुल जो है वो इराक में सिटी था, मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया कौन सी एरिया को कहते हैं? लैंड बिटवीन टू रिवर्स, एक यूफ्रेट्स रिवर, दूसरी टिग्रस रिवर, इन दोनों के दरमियान जो लैंड जिसको मेसोपोटामिया कहते थे। मेसोपोटामिया का नया नाम इराक है। अच्छा, तो 500 BC में जो है कुछ टाइम के लिए इनसे ये एरिया जो है वो वापस ले लिया गया था या किसी ने कब्ज़ा कर लिया था फॉरेनर्स ने। उसके बाद फिर से ये यहीं पे रहेंगे और फाइनली जो है वो तकरीबन 135 AD में जूस जो है वो अपनी होली लैंड से निकाल दिए जाएंगे। तो हम ये रफली कह सकते हैं कि जूस के कब्ज़े में जो फ़लस्तीन रहा है या यरूशलेम रहा है, वो जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 1000 BC से ऑनवर्ड्स तकरीबन 135 AD तक ये जो एरिया है ये किसके कब्ज़े में रहेगा? जूस के कब्ज़े में। वैसे तो इस पर रोमन एम्पायर ने पहले ही कब्ज़ा कर लिया था, पर मतलब जूस वहाँ पे रहेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है फिर 135 AD के बाद 135 AD से लेकर 630 तक, जब तक इस्लाम आएगा और खुलफाए राशिदीन आएंगे, 630 तक ये एरिया रहेगा क्रिश्चियंस के कब्ज़े में। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जूस के कब्ज़े में क्यों था, क्योंकि जूस की एक होलीएस्ट साइट है जिसको टेंपल ऑफ सुलेमान कहते हैं, वो यरूशलेम में। उसके बाद फिर क्रिश्चियंस ने अपने कब्ज़े में क्यों रखा? क्योंकि क्रिश्चियंस की एक होलीएस्ट साइट है जिसको चर्च ऑफ होली सेपल्चर कहते हैं। इस वजह से क्रिश्चियन चाहते हैं कि ये हमारे पास रहे। उसके बाद फिर 630 के बाद ये ऑनवर्ड्स तकरीबन 630 AD से लेकर 1099 इस टाइम तक जो ये मुस्लिम्स के कब्ज़े में रहेगा यरूशलेम। अच्छा, तो मतलब ये तकरीबन कोई मुसलमानों के कब्ज़े में 500 साल तक रहेगा। उसके बाद फिर क्रूसेडर्स आएंगे। क्रूसेड वार्स फेमस हैं। क्रूसेडर्स कौन थे? ये यूरोप से क्रिश्चियंस आए थे, जो है वो मुसलमानों से आकर उन्होंने लड़ाई की थी और यरूशलेम या फ़लस्तीन का इलाका जो उन्होंने फतह किया था। ये जो उन्होंने जंगें लड़ी थी उन जंगों को जो क्रूसेड वार्स कहते हैं। अच्छा, क्रूसेडर्स ने 1099 में 1099 AD में इस पर कब्ज़ा किया था यरूशलेम पे। उसके बाद फिर ये 1187 तक रहेंगे। 1187 में मुसलमानों का एक जर्नल आएगा जो कि हिस्ट्री में काफ़ी मशहूर है। 1187 में मुसलमानों का वो जर्नल जिसका नाम है सलाहुद्दीन अयूबी जो है वो इसको रिकॉन्कर करेंगे और क्रूसेडर्स को भगाएंगे। तो ये 1187 में इट विल कम अंडर द कंट्रोल ऑफ मुस्लिम्स। सलाहुद्दीन अयूबी 1187 में कांकर करेंगे यरूशलेम को या फ़लस्तीन को और 1187 से ऑनवर्ड्स ये वर्ल्ड वार वन की एंड तक 1918 तक यरूशलेम जो है वो मुसलमानों के कब्ज़े में रहेगा। इसका मतलब ये है कि हम अगर देखेंगे 630 से तकरीबन 1100 तक ये 500 साल बन रहे हैं। 500 साल ये हो गए और तकरीबन 800 साल ये हो गए। मतलब यरूशलेम की जो टोटल हिस्ट्री है इस्लाम के आने के बाद, उसमें 1300 साल तक जो है वो यरूशलेम मुसलमानों के कब्ज़े में ही रहा है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, इस्लाम के आने के बाद फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम यरूशलेम मुसलमानों के कब्ज़े में रहा है। हालांकि मुसलमानों की वहाँ पे थर्ड होलीस्ट साइट है, क्रिश्चियंस की वहाँ पे होलीस्ट साइट, मतलब टॉप जो उनकी होली साइट है वो वहीं पे है। इसी तरह जूस की भी जो होली साइट है वो वहीं पे है। अच्छा, एक बात मैं भूल गया कि जो जूस का जो फर्स्ट टेंपल था वो डिस्ट्रॉय हो गया था 500 BC में। उसके बाद फिर इनका जो सेकंड टेंपल उसी जगह पर उन्होंने बनाया था, वो सेकंड टेंपल भी रोमन्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो सेकंड टेंपल भी इनका ख़त्म हो गया था।
तो अब जो है वो ये है कि अब थर्ड टेम्पल इन्होंने अभी तक नहीं बनाया जूस ने। आज 2021 में 2021 तक जो है जूस अपना थर्ड टेम्पल नहीं बना सके। थर्ड टेम्पल जो है वो इस वजह से भी नहीं बन सका क्योंकि जब इनका जो टेम्पल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रोमन एम्पायर आज से 2000 साल पहले डिस्ट्रॉय कर देगा, तो उसके 600 साल के 500 साल के बाद 600 साल के बाद इस्लाम आएगा और इस्लाम की जो थर्ड होली साइट मस्जिद अक्सा वो वहीं पे होगी। उसके अलावा होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे जाएंगे तो मेराज पे जाते वक्त जो है वो नफल अदा करेंगे और जिस जगह से बुराक ऊपर आसमानों में गया था वो जो जगह है उसको डोम ऑफ राक कहते हैं। तो अब उसी जगह पे ये यहूदी कहते हैं कि जहाँ जिस जगह पे हमारा टेम्पल ऑफ सुलेमान बना हुआ था उस जगह पे मुसलमानों का ये जो है वो मस्जिद अक्सा है और डोम ऑफ राक है। तो अब यहूदियों की जो पॉलिसी है वो ये है कि इस जगह पे हमने अपना टेम्पल बनाना है और जाहिर सी बात है कि मुसलमान ये काम करने देंगे नहीं क्योंकि मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा काफ़ी जो है वो इट थर्ड होली साइट। इसी तरह डोम ऑफ राक को भी हाथ लगाने नहीं देगा मुसलमान, तो इस वजह से इनका थर्ड जो टेम्पल है वो अभी तक नहीं बन पाया और इनका गोल यही है कि इनको थर्ड टेम्पल बनाना है। अच्छा, हमने ये पढ़ा कि 1187 एडी में सलाहुद्दीन अयूबी ने यरूशलेम फतह किया। ये जो अयूबी डायनेस्टी थी ये आगे जाके कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी और जो यरूशलेम है वो एक नया एम्पायर जो है वो तकरीबन अराउंड 1300 1299 कहते हैं या 1300 में तकरीबन इस साल में जो है वो एक नया एम्पायर तुर्की में उठेगा और तुर्की से वो एम्पायर आगे जो है वो उसके एक्सपेंशन होगा और यूरोप तक चला जाएगा, बल्कान पेनिनसुला पे कब्जा हो जाएगा। उसके अलावा मिडल ईस्टर्न जो नीचे जो कंट्रीज़ हैं जिसमें आज का सऊदी अरेबिया, उस टाइम सऊदी अरेबिया तो नहीं था, आज का सऊदी अरेबिया या फिर लेवांत का जो एरिया है जिसमें फ़लस्तीन भी आता है, लेबनान भी आता है, जॉर्डन भी आता है, सीरिया भी आता है, इराक पे कब्जा था। तो कहने का मकसद ये है कि ये मैं नक्शा भी दिखा रहा हूँ इसका कि ओटोमन एम्पायर का जो कब्ज़ा था वो काफ़ी नीचे तक था, जिसमें नीचे ये हिजाज़ का जो एरिया है वो भी आप देख सकते हैं, सऊदी अरब का हिजाज़ का एरिया और उसके अलावा लासा प्रोविंस जो था इराक, और इराक से नीचे कवैत, ये एरिया सारे इस नक्शे में आप देख रहे हैं कि वो भी ओटोमन्स के कब्जे में थे। तो इसमें मैं जो मेन चीज़ है इस नक्शे में वो ये है कि इस नक्शे में आप देखें कि फ़लस्तीन का जो एरिया है वो एरिया भी जो था वो ओटोमन्स के कब्जे में था। अब क्या होगा कि ये जो एरिया है ये ओटोमन एम्पायर या खिलाफत उस्मानिया के कब्ज़े में रहेगा। 600-700 साल के बाद ये खिलाफत उस्मानिया जो कि 1300 के बाद ये दुनिया का रिचेस्ट एम्पायर, जैसे रोमन एम्पायर दुनिया का मोस्ट पावरफुल एम्पायर था, इसी तरह आगे जाके 1300 के बाद ओटोमन एम्पायर जो है वो दुनिया का मोस्ट पावरफुल एम्पायर बन जाएगा। पर फिर कहते हैं कि हर चीज़ का जो है वो रूज है तो उसका सवाल भी है। तो 1900 के बाद जो है ओटोमन एम्पायर वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। अच्छा, अब ओटोमन एम्पायर जैसे ही कमज़ोर हो जाएगा तो अब जो है वो क्रिश्चियंस को और जूस को काफ़ी अच्छा मौका मिल जाएगा कि यरूशलेम किसी तरह मुसलमानों से वापस ले लें, क्योंकि 600-700 साल हो गए, 800 साल हो गए सलाहुद्दीन अयूबी के टाइम के बाद फिर से ये क्रिश्चियंस या जूस के हाथ नहीं लगा, तो अब इनको वर्ल्ड वार वन में अच्छा मौका था। तो फाइनली जो है वो वर्ल्ड वार वन में 1918 में क्रिश्चियंस जो हैं वो ओटोमन्स को डिफीट देंगे और ओटोमन एम्पायर ख़त्म हो जाएगा। ओटोमन एम्पायर के ख़त्म होने के साथ साथ जो है वो यरूशलेम जो है इट विल फॉल अंडर द कंट्रोल ऑफ क्रिश्चियंस 1917 या 1918 तक, वर्ल्ड वार वन के एंड तक। अच्छा, अब 1918 में फिर जो है देखें अब क्या हो रहा है कि 1918 में 1918 में वर्ल्ड वार वन ख़त्म हो जाएगी। वर्ल्ड वार वन ख़त्म होने के साथ साथ ओटोमन एम्पायर भी ख़त्म हो जाएगा। ओटोमन एम्पायर ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ओटोमन एम्पायर की जो टेरिटरीज हैं वो भी ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाएंगी। तो ब्रिटिश ने जो फ़लस्तीन का एरिया था वो अपने कब्जे में ले लिया। अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है कि 1918 में ब्रिटिश एम्पायर ने या ब्रिटिश ने 1918 में फ़लस्तीन पे कंट्रोल हासिल कर लिया। फ़लस्तीन पे उन्होंने जैसे ही कंट्रोल हासिल कर लिया तो जूस जो कि शुरू से 2000 साल से चाहते थे कि वी वांट टू रिटर्न टू अवर लैंड, जो कि हमारी प्रॉमिस लैंड है, तो अब जूस जो हैं 1918 तक पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, दुनिया के बड़े बिजनेसमैन हो गए थे और दुनिया की जो इकोनॉमी है, बैंकिंग सिस्टम है, वो सारा उनके कंट्रोल में आ गया, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही उन्होंने परेशान कर दिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट में मजबूर होकर जो है इनको खुश करने के लिए, उनकी जो ज़ायोनिस्ट मूवमेंट चल रही थी उसको जो है वो एड्रेस करने के लिए 1918 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेलफोर डिक्लेरेशन दी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेलफोर डिक्लेरेशन, इसकी स्पेलिंग में भी आगे पीछे हो डिक्लेरेशन। 1918 में ब्रिटिश एम्पायर बेलफोर डिक्लेरेशन क्यों दे रहा है, क्योंकि जो फ़लस्तीन का एरिया है इट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। अब ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया तो ब्रिटिश ने 1918 में बेलफोर डिक्लेरेशन दी। इस बेलफोर डिक्लेरेशन में ब्रिटिश ने क्या कहा, ब्रिटिश ने कहा कि हम जो है वो फ़लस्तीन की लैंड पे एक जूश स्टेट बनाएंगे, सिर्फ उन्होंने ये कहा, मतलब ये एक बात कह दी कि इस डिक्लेरेशन में कि जूश स्टेट जो है हम कायम करेंगे, क्योंकि जूस जो है वो दरपदर हैं। ये कुछ जूस पोलैंड में, कुछ जर्मनी में, कुछ फ्रांस में, कुछ अमेरिका में, कुछ कहीं हैं तो कुछ कहीं हैं, तो उनको सबको जो है वो वापस बुला के इनको अपनी स्टेट में माइग्रेट करवाया जाएगा।
1918 की बेलफोर डिक्लेरेशन देने के बाद ब्रिटिश ने दुनिया में जहाँ पे भी जूस रहते थे उनको इनडायरेक्टली ये हिंट दे दी कि भाई जो भी जू है वो आहिस्ता आहिस्ता फ़लस्तीन में आबाद होना शुरू हो जाए। तो अब स्लोली स्लोली जो है वो 1918 के बाद जूस की जो माइग्रेशन स्टार्ट होगी टुवर्ड्स फ़लस्तीन। अब कैसे माइग्रेशन स्टार्ट होगी? सपोज करें कि एक फ़लस्तीनी मुसलमान है जिसके पास जो है वो 100 एकड़ ज़मीन है। तो जूस क्या करते थे, उनके पास पैसा तो बहुत था, वो यूरोप से आ रहे थे। तो अगर वो समझेंगे 2 लाख की ज़मीन है तो जूस जो है वो उस मुसलमान को ऑफ़र करेंगे हम आपको इसके 10 लाख दे रहे हैं, आप हमें दे दो। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो लैंड जो है वो परचेज भी करते गए और स्लोली स्लोली फ़लस्तीन में जो है जूस आना स्टार्ट हो गए। अब क्यों आ रहे हैं, पहले क्यों नहीं आ रहे थे? पहले इस वजह से क्योंकि पहले ओटोमन्स का कब्जा था, ओटोमन्स इनको नहीं आने देते थे पहले, मतलब तकरीबन मोस्ट ऑफ द टाइम मुसलमानों के पास रहा है, जिसकी वजह से जूस को ना रिटर्न, जूस को जो है वो यरूशलेम वापस नहीं मिल सका। अब जो है वो जैसे ही ब्रिटिश की गवर्नमेंट आ रही है तो ब्रिटिश ने 1918 में जो बेलफोर डिक्लेरेशन दी उसमें उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि वी आर हम जो है वो जूस का साथ देंगे, हमें जूस के साथ सिंपैथी, हम जूस को अपनी स्टेट वापस दिलाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि 1918 के बाद जूस की जो है वो आहिस्ता आहिस्ता माइग्रेशन स्टार्ट हो गई। और ये जो माइग्रेशन है, जूस की जो माइग्रेशन है वो स्लोली स्लोली आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती गई। और आगे जाके यूरोप में एक दूसरा वाक़या आएगा कि 1933 में हिटलर की हुकूमत आएगी यूरोप में, जर्मनी में। हिटलर जो था वो, इसको एंटी सेमेटिक कहते हैं। एंटी सेमेटिक क्या है, एंटी सेमेटिज्म क्या है? एंटी सेमेटिज्म एक ऐसी थिंकिंग है कि मतलब जो बंदा जो एंटी सेमिस्ट होता है, एंटी सेमिस्टिक होता है, वो एंटी जूज होता है। एंटी सेमेटिक मतलब एंटी जूज। तो हिटलर वाज एंटी जूज। हिटलर ने जो है वो यूरोप में, जर्मनी तो उसके कंट्रोल में आ गया। फिर जब वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट होगी तो ये यूरोप के काफ़ी जो कंट्रीज हैं, इवन इंग्लैंड पे भी नज़र दी, फ्रांस पे भी उसने कब्जा किया था, पेरिस पे अटैक किया था, पोलैंड पे उसने कब्जा किया था, चेकोस्लोवाकिया पे हिटलर ने कब्जा किया था। तो यूरोप में जहाँ जहाँ पे जिस जिस कंट्री पे वो कब्जा करता जा रहा था उस कंट्री से वो ज्यूज़ को पकड़ पकड़ के उनको मरवा रहा था, जिसको ये होलोकास्ट कहते हैं। अब होलोकास्ट की वजह से यूरोप से जब हिटलर जो है वो इनको पकड़ पकड़ के मार रहा था, अत्यंतनाक दर्दनाक मौत इनको दे दे के जो है वो कत्ल करवा रहा था। अब क्या हुआ कि इनको जो है वो मौका मिल गया कि भाई पीछे जो यूरोप में हमें हिटलर नहीं रहने दे रहा, हमें मार रहा है, इस वजह से सारे जो है वो इनकी आबादी बड़ी स्पीड से भागती आई फ़लस्तीन में। अब फ़लस्तीन में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पीछे से उनको हिटलर की थ्रेट है और पूरी दुनिया को पता है कि भाई हिटलर जो है इनके पीछे पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो भाग भाग के फ़लस्तीन में आते गए। फ़लस्तीन में इनका जो है इनकी आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि 19 वर्ल्ड वार 2 जब ख़त्म होती 1945-46 तब तक इनकी आबादी जो है वो फ़लस्तीनियों से भी ज़्यादा हो गई। देखें 1918 में फ़लस्तीन जो है वो कब्ज़े में आया है ब्रिटिश के, मतलब क्रिश्चियंस के। और क्रिश्चियंस ने जो है वो ऐलान किया है बेलफोर डिक्लेरेशन में कि हम यहाँ पे यहूदियों को एक स्टेट बना के देंगे। यहूदियों को ये सिर्फ उन्होंने स्टेट देने के बाद फिर यहूदियों को हिंट दी कि भाई आप आहिस्ता आहिस्ता माइग्रेट करना स्टार्ट कर दो। और जब वो आहिस्ता आहिस्ता माइग्रेट कर रहे थे तो आगे जाके हिटलर की हुकूमत आएगी। हिटलर जो है वो इनको जूस को कत्ल करवाएगा, जिसकी वजह से, जिसको होलोकास्ट कहते हैं। और होलोकास्ट की वजह से जूस जो है वो भाग के सारे इधर चले आए फ़लस्तीन में, उनको क्योंकि अच्छा बहाना भी मिल गया। अब जब ये भागते आए फ़लस्तीन में तो इनकी आबादी बहुत ज़्यादा हो गई। और इन 20-25 सालों में इनकी आबादी समझें कि फ़लस्तीनियों से भी ऊपर हो गई, या ऑलमोस्ट फ़लस्तीनियों की साइज़ की। तो अब जाहिर सी बात है कि जब इस एक तरफ से जूज़ हैं और दूसरी तरफ से मुसलमान हैं फ़लस्तीन में, तो अब क्या होगा? जाहिर सी बात है कि मुसलमान कहेंगे कि फ़लस्तीन हमारा कंट्री है। और जूज़ जो अभी नए नए आए थे, जूज़ ने कहा कि आज से 4000 साल पहले की हिस्ट्री निकाल के देखो तो 4000 साल पहले एक कोवेनेंट भी है, ये हमारी होली लैंड है, ये हमारी जो है वो प्रोमिस लैंड है, इसमें हम रहे हैं, ये हम किनानी लोग असल हमें। और हमें जो है वो रोमन्स ने निकाला था, ये हम हमारी लैंड हम वापस इसी में आएंगे, जिसकी वजह से इनका मुसलमान और जूस का आपस में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया तो फ़लस्तीन का जो कंट्रोल था वर्ल्ड वार 2 के बाद, वर्ल्ड वार 1 के बाद, वो तो ये ब्रिटिश के पास था। तो ब्रिटिश का काम था कि ये झगड़ा बंद करवाए, क्योंकि ब्रिटिश के कहने पे ही जूस आए थे। तो ब्रिटिश ने जो है वो मुसलमानों को कहा कि आपको देते हैं आज़ादी, इंडिपेंडेंस, और जूस को कहा कि आपको स्टेट दे देते हैं, बस दोनों आपस में नहीं लड़ो। और फिर ये ब्रिटिश वाले जो हैं वो यूएनओ में गए और यूएनओ से उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करवाया। और उस रेजोल्यूशन में क्या हुआ? उस रेजोल्यूशन में यूएनओ के रेजोल्यूशन ने कहा कि भाई ये जो इसराइल का, फ़लस्तीन का मुल्क है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्से का उन्होंने नाम रखा वेस्ट बैंक और दूसरे का नाम रखा गज़ा स्ट्रिप। ये दोनों जो हैं ये पार्ट्स उन्होंने दिए मुसलमानों को, मतलब फ़लस्तीन के पार्ट्स। बाकी जो है वो, बाकी जो है ये जो लैंड है, जो शेड्स हैं, ब्लू शेड्स, ये सारी लैंड जो है उन्होंने दी इसराइल को। इसको कहते हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन, मतलब 2 स्टेट्स बन गई, ये सॉल्यूशन आ गया। ये 1948 में
अब ये यूनाइटेड नेशंस ने ये रेजोल्यूशन दिया, ब्रिटिश ने ये जो डिवीजन करवाई, ये डिवीजन जब जूस से पूछी गई कि भाई आपको ये चीज़ कबूल है, तो जूस ने कहा यस हमें कबूल है, एक्सेप्टेड। जूस ने कहा चलो ठीक है भाई, बैठने की जगह तो सोने की जगह हम खुद ही बनाएंगे, थोड़ी सी जगह तो बाकी यरूशलेम यरूशलेम हम खुद ही कब्जा करेंगे। अच्छा, जब यही क्वेश्चन मुसलमानों से पूछा गया तो मुसलमानों ने, वेस्ट बैंक में जो मुसलमान थे या जो गजा स्ट्रिप में मुसलमान थे, उन्होंने कहा कि नहीं, वी रिजेक्ट इट, फ़लस्तीन सारा हमारा है, जूस को ये स्टेट क्यों दे रहे हो। इसी तरह इसके जो एडजेसेंट कंट्रीज हैं, मुसलमान कंट्रीज हैं, जैसे फ़लस्तीन के बिल्कुल ऊपर ये लेबनान का मुल्क है, लेबनान में भी इसको रिजेक्ट किया। इसी तरह फ़लस्तीन के जो है वो नॉर्थ ईस्ट में सीरिया कंट्री है, सीरिया, सीरिया ने भी रिजेक्ट कर दिया। और इसी तरह इसके साउथ में जो है वो जॉर्डन मुल्क है, जॉर्डन ने भी इनकार कर दिया कि हमें भी कबूल नहीं है। और इसी तरह ये सिनाई पेनिनसुला वाला एरिया जो है ये इजिप्ट का है, तो इजिप्ट में भी कह दिया कि हम भी इसको रिजेक्ट करते हैं। बाकी जो इसके जो ईस्टर्न पोर्शन है, ये यहाँ से ये जो है ये पिंक कलर, ये मेडिटरेनियन सी है, समंदर लगता है इसराइल को या फ़लस्तीन को। तो ये लेबनान ने भी इनकार किया, सीरिया ने भी, जॉर्डन ने भी, इजिप्ट ने भी। लेबनान का तो खैर रोल नहीं है। तो इन तीनों जो एडजेसेंट मुल्क हैं, जो इसके करीबी मुल्क हैं, उन्होंने भी मना कर दिया। और जो फ़लस्तीनी यहाँ पे रह रहे हैं वेस्ट बैंक में और गजा स्ट्रिप में, इन दोनों ने भी रिजेक्ट किया। और 1948 में, मतलब कहने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया, स्पेशली फ़लस्तीनियों ने भी इसको रिजेक्ट किया। और फिर सीरियंस और जॉर्डन और इजिप्टियन, इन तीनों को लगा कि हम जो है वो इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। और इसराइल 1948 में एक छोटा सा मुल्क है जो नक्शे पे नज़र भी नहीं आता। तो इजिप्ट को और सीरिया को लगा कि हमारी आर्मी तो स्ट्रांग है, तो हम जो है वो 5 मिनट के अंदर अंदर इसको इसराइल को जो है वो पूरी दुनिया के नक्शे से ख़त्म कर देंगे। तो 1948 में सीरिया 1948 में सीरिया 1948 में सीरिया यहाँ से अटैक करेगा इसराइल पे, और जॉर्डन जो है वो यहाँ से अटैक करेगा, और इजिप्ट जो है वो यहाँ से अटैक करेगा इसराइल को। अब क्या होगा, 1940, इसको कहते हैं 1948 की वार। इसको जो है वो फ़लस्तीनियंस कहते हैं अल नबका, नबका मतलब तबाही। और इसको इसराइली कहते हैं वार ऑफ फ्रीडम, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वार ऑफ इंडिपेंडेंस। 1948 की इस वार का नतीजा क्या निकला? 1948 की वार का ये नतीजा निकला कि इधर से सीरिया, इधर से जॉर्डन और नीचे से इजिप्ट, इन तीनों ने अटैक किया इसराइल पे। और इन तीनों को जो है वो इसराइल ने डिफीट दी अनफॉर्चुनेटली। और अब क्या होगा कि इसराइल को इन्होंने हराया तो क्या, पर इसराइल ने अपनी टेरिटरी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी। इंक्रीज़ कर दी का मतलब क्या है कि अब वेस्ट बैंक जो है वो और छोटा हो गया। वेस्ट बैंक और छोटा हो गया का मतलब क्या है कि अब ये भी पोर्शन जो फ़लस्तीनियों को मिला था, ये इन्होंने दिया था, इस पर भी इसराइल का कब्ज़ा हो गया। और इसी तरह ये जो सिटी है इसको यरूशलेम कहते थे। यरूशलेम सिटी में क्योंकि होली साइट्स हैं तीनों मज़हबों की, क्रिश्चियंस की भी, यहूदियों की भी और मुसलमानों की भी, तो इस सिटी को जो है 1948 के रेजोल्यूशन में इसको इंटरनेशनल सिटी किया गया था। पर अब इंटरनेशनल सिटी की बात भी जो मुसलमानों ने नहीं मानी थी, जिसकी वजह से अब इस वार के बाद जो है इसराइल ने जो वेस्ट यरूशलेम है उसको भी कानकर कर दिया। कहने का मकसद ये है कि ये सारा जो पोर्शन है, जो शेड्स हैं पिंक कलर के शेड्स, ये पोर्शन 1948 की वार में इसराइल को मिल गया। उसमें यरूशलेम का वेस्ट यरूशलेम हिस्सा भी मिल गया। यरूशलेम भी आप देखेंगे आधा जो है वो इसराइली कब्जे में चला गया। तो इसका मतलब है कि 1948 की वार का फ़ायदा हुआ इसराइल को, और इसराइल को एक टेरिटरी ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल गई। अच्छा, सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि वेस्ट बैंक के साथ साथ गजा स्ट्रिप में भी, गजा स्ट्रिप भी छोटी हो गई, और गजा स्ट्रिप की भी काफ़ी टेरिटरी पे इसराइल ने कब्जा कर लिया। तो इसराइल की जो एरिया बढ़ गई। बाकी जो है फ़लस्तीनियों के लिए जो वेस्ट बैंक और गजा स्ट्रिप बचा, वेस्ट बैंक और गजा स्ट्रिप की जो एरिया बची वो ये है, ग्रीन कलर की जो शेड्स हैं। अब मज़े की बात यह है कि जॉर्डन ने इस पे कब्ज़ा कर लिया, इस पे जॉर्डन ने कब्ज़ा कर लिया। और जो गजा स्ट्रिप की ये पट्टी है, इस पट्टी पे छोटी सी पट्टी जो बची थी, इस पे इजिप्ट ने कब्ज़ा कर लिया। इसका मतलब ये है कि 1948 में फ़लस्तीन की स्टेट बनी, 1948 में ही फ़लस्तीन की स्टेट ख़त्म हो गई। 1948 की वार में ही ये बनी थी, 1948 में रेजोल्यूशन आया था, और उसी रेजोल्यूशन के बाद वार हुई थी। और उसी वार में ही पहले ही जो है वो पहली जंग में फ़लस्तीन की पूरी स्टेट खत्म हो गई, क्योंकि इसकी जो वेस्ट बैंक की टेरिटरी थी उस पर जॉर्डन ने कब्जा कर लिया, और गजा की टेरिटरी पे इजिप्ट ने कब्जा कर लिया, बाकी वेस्ट यरूशलेम पे इसराइल ने कब्जा कर लिया, और इस टेरिटरी पे भी इसराइल ने कब्जा कर लिया। तो मतलब फ़लस्तीनियों को तो कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, ये इसको वेस्ट बैंक क्यों कहते हैं, इस टेरिटरी को वेस्ट बैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि ऊपर से एक रिवर आ रही है जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, जिसका नाम है जॉर्डन रिवर। जॉर्डन रिवर आके नीचे इस डेड सी में गिरेगी। ये डेड सी है, ये डेड सी है। तो जॉर्डन रिवर का ये जो किनारा होगा ये ईस्ट किनारा होगा, ईस्ट बैंक, और इस तरफ जो है वो वेस्ट बैंक होगा। तो इसलिए इस पूरी टेरिटरी उसको वेस्ट बैंक कहते हैं।
मुसलमान जो हैं वो सीरियंस, जॉर्डन्स और इजिप्ट, ये तीनों जो कंट्रीज हैं चुप करके बैठ जाएंगे, क्योंकि इसराइल की वो जीत हो गई और ये सारे तीनों कंट्रीज हार गए। अब इनको थोड़ी थोड़ी टेरिटरी मिल गई। अब इसके बाद फिर मुसलमान जो है कुछ टाइम वेट करेंगे और फिर 1967 में दूसरी जंग होगी मुसलमान और यहूदियों की या इसराइल की। और इस बार में फिर से मुसलमान ट्राई करेंगे कि हम फ़लस्तीन पे कब्जा करें। फ़लस्तीन जो स्टेट है जो यूएनओ के रेजोल्यूशन में, उसके अलावा भी पूरा जो फ़लस्तीन है वो हम अपने कब्जे में करें या मुसलमानों को ये दिलवाएं। 1967 में इसको 6 डे वार कहते हैं। ये हम अगले जो है वो पार्ट में 96 डे वार से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।